हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है सेंसेक्स की। भाई रिकॉर्ड तोड़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। कल भी बढ़ा है, परसों भी बढ़ा है, तो भाई बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, इस साल के एंड तक कहां पहुंचती है हमारी मार्केट। अगर मैं अलीबाबा की बात करके चलूं तो अलीबाबा 9% घटा है। क्यों घटा है? वो जो मैंने आपको बताया था एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है अलीबाबा के ऊपर, उसके वजह से भी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अपने शेयर्स को बायबैक करने वाले हैं, शायद उसकी वजह से भी कोई रीजन हो सकता है। अगली खबर टेस्ला की है। टेस्ला इंडिया के अंदर आ रही है और मेरे हिसाब से आने दो, पर शायद लेंगे नहीं लोग। कहा जा रहा है 50 से 60 लाख रुपए तक का उसका रेट हो सकता है। अभी 1-2 महीने के अंदर ये बुकिंग चालू हो जाएगी। पर सबसे बड़ा इशू ये है, चार्जिंग स्टेशन नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम अगर आप सबसे बढ़िया मॉडल लोगे 600 किलोमीटर चला लोगे। 600 किलोमीटर अगर ट्रैफिक नहीं मिलता, तो अगर इंडिया के अंदर ट्रैफिक मिलेगा तो 600 का 300 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि आप एसी भी चला रहे हो गाड़ी के अंदर। तो 600 का 300 किलोमीटर, और अगर आपको उसके बीच में स्टेशन नहीं मिला तो क्या करोगे? अभी हमारे यहाँ पे इतना अच्छा इकोसिस्टम नहीं बना हुआ इन चीजों का। आज सुबह ही एमके बीएचडी ने एक वीडियो डाली जहाँ पे इसी के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। रिकमेंड करूंगा जाके देखो। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ उस वीडियो का क्रक्स क्या था। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि टेस्ला के पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, यूएस के अंदर उनके पास स्टेशंस है। बाकी और कोई कंपनी उनसे कंपीट इस टाइम पे इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उनके पास स्टेशंस नहीं है, चार्जिंग का इशू है। अब सारा का सारा जो टेस्ला का जो चार्जर है वो सुपर चार्जर है, वो जल्दी चार्ज करता था रिलेटिवली। तो जो बाकी कंपनी है उनके लिए भी टेस्ला वालों ने अवेलेबल करा रखा है, आप भी हमारी टेक्नोलॉजी यूज करो, मजे से ऐश करो। पर सारी कंपनियां यूज नहीं करेगी क्योंकि फिर वो फंस के रह जाएगी टेस्ला के साथ में ही। तो टेस्ला को हमेशा ऊपर रहना पड़ेगा। फ्यूचर में टेस्ला अगर कुछ भी करेगा उनको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। पर उन्होंने ये बोला कि कंपैटिबिलिटी निकालनी चाहिए। मेरा भी ये मानना है, जैसे कि आप सैमसंग के चार्जर का यूज कर सकते हो वन प्लस के अंदर, वन प्लस का इसके अंदर, वीवो का उसके अंदर, उसके अंदर ये चीजें रखनी चाहिए। अब आईफोन की बात करके चले तो आईफोन चला रहा है लाइटनिंग केबल। लाइटनिंग उनकी प्रोप्राइटरी है और वो चाहते हैं कि हमारा पूरा इकोसिस्टम इसी के अराउंड रिवॉल्व करे। तो अभी गाड़ी वाले सारे के सारे भी नया इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए सबके सब अलग 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 बना रहे हैं। पर इसकी वजह से दिक्कत सबसे बड़ी क्या आने वाली है हम जैसे लोगों को। अभी हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, किसी भी स्टेशन से डलवा सकते हो आप, कोई भी कंपनी से डलवा सकते हो। हर स्टेट का अलग अलग रेट होता है, पर पेट्रोल सेम होता है और आपको डलवाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। एक पूरा पूरा टैंक भरवाओ, 4 से 5 मिनट के अंदर टैंक भर जाता है और आपको कुछ 600 से 700 किलोमीटर चलाने की लेवरेज मिलती है 5 से 10 मिनट वेटिंग के अंदर। गाड़ी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक कार के अंदर जो करंटली काम चल रहा है, यहां पे आपको पहले तो कम से कम आधे से 3 घंटे तक भी वेट करना पड़ता है, डिपेंड की कौन सी गाड़ियां है। फास्टेस्ट की बात करके चलते हैं, आधे घंटे में आपको गाड़ी चार्ज करके दे देगी। उसके बाद भी आप 500-600 किलोमीटर चलोगे, उसके बाद आपको फिर से चार्ज करना है। सबसे बड़ी चीज यह है कि बीच में अगर स्टेशन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। आपने ली है टेस्ला की गाड़ी तो आप टेस्ला के स्टेशन पर ही चार्ज कर पा रहे हो। अगर फॉक्सवैगन की है तो टेस्ला के ऊपर काम नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी वाला इशू होना चाहिए, मतलब कुछ का फंडा निकालना चाहिए कि नॉन वाली भी टेस्ला के अंदर चार्ज हो सके और टेस्ला भी नॉन उसके अंदर चार्ज हो सके, तभी इंडिया जैसी कंट्रीज में ये चीज चल पाएगी। यूएस के अंदर सही है, यहाँ पे अभी उतना डेवलप नहीं है, हम पागल हो जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा। आप बताओ, जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं इसके हिसाब से, अगर आपके पास 50-60 लाख रुपए है, क्या आप टेस्ला लेना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे, या फिर हाइब्रिड लेना पसंद करोगे कि इलेक्ट्रिक भी चले, नॉर्मल पेट्रोल पर भी चला लूं? उसमें मैं तो सीएनजी में चलाऊंगा। दूसरा एक नया जो चल रहा है हाइड्रोजन वाला भी एक एडवांटेज है, मतलब फ्यूचर में हाइड्रोजन भी हो सकता है, पर इसमें 4-5 साल एटलीस्ट लग जाएगी टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में, क्योंकि इतना सेफ नहीं है इस टाइम पे। पर उसमें फायदा यही है, वो पेट्रोल वाले फायदा देगा आपको और मजे आपको टेस्ला वाले मिलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक कार वाले मिलेंगे। 4 से 5 मिनट के अंदर आपकी सारी की सारी हाइड्रोजन फिल हो जाएगी और मजे से उसको चलाओ। पर अभी के टाइम पे नुकसान क्या है कि कुछ कांड होता है तो बहुत बुरा कांड होगा। मतलब किसी ने पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी इस चीज के बारे में, उन्होंने कहा भाई घर के अंदर सिलेंडर होते हैं वो भी तो फट जाते हैं। घर के अंदर सिलेंडर फटते हैं ना तो खाली किचन का नुकसान करते हैं, अगर गाड़ी का यहाँ पे हाइड्रोजन सिलेंडर फटेगा ना तो आसपास का इलाका भी उड़ा देगा। World's largest airship heading for Lakehurst, New Jersey. Over Newark's famous auto skyway, the airship was hailed by thousands who little dreamed it was their final glimpse of the Hindenburg. Inside the silver envelope are 16 separate gas bags, each filled with hydrogen, a highly inflammable gas.
अगर मैं BMW के CEO की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है 2023 तक हम 2.5 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकाल देंगे भाई, मतलब मार्केट के अंदर उतर जाएगी हमारी, इतनी ज़्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ये जो पुरानी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, इनके पास ज़्यादा है और अच्छी क्वालिटी के अंदर कर सकती है, टेस्ला से भी अच्छी। जिन लोगों को नहीं पता, टेस्ला की बिल्ड क्वालिटी इज नॉट दैट गुड, उतनी अच्छी नहीं है। कभी उनके इसमें दिक्कत आती है, कभी उसके उसमें दिक्कत आती है। ये जो बड़ी पुरानी कंपनियां हैं ना, इनको बॉडी बनाना, एरोडायनेमिक्स, छोटी छोटी चीजें, उन चीजों के ऊपर उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा। यहां पर टेस्ला के पास में एडवांटेज क्या है, जिसके चक्कर में टेस्ला के इतने शेयर्स बढ़ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से कोई इतनी वैल्यूएशन होनी नहीं चाहिए, पर उनके पास क्या है, उनके पास बैटरी टेक है जो कि थोड़ा सा 4-5 साल अहेड है मार्केट से। उनके पास जो उनका गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम है वो अच्छा है, पर मेरे हिसाब से बाकी लोग भी इसको रेप्लिकेट कर देंगे। एप्पल, गूगल भी तो घुसने वाला है इस इंडस्ट्री में और वो डायरेक्टली इन लोगों से कंपीट करेगा। अगर इनको, मेरे हिसाब से टेस्ला को स्टैंड करना है इन लोगों, बाकी लोगों के आगे, तो इनको अपनी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। पोर्श ने भी गाड़ी निकाल रखी है, चार्जिंग का इशू है, गाड़ी अच्छी है। MKBHD की वीडियो देखना, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस दिखाया है, क्योंकि वो गाड़ी यूज करते हैं टेस्ला की, उन्होंने दिखाया बिल्ड क्वालिटी कितनी खराब है। वर्जिन हाइपरलूप के जो को फाउंडर है, उनका ऐसा कहना है इंडिया के अंदर 7000 किलोमीटर लंबा हाइपरलूप बनाएंगे वो, और ये चीज मेरे को फिजिबल लग रही है इलेक्ट्रिक कार से ज्यादा। कई लोग कहेंगे भाई इतनी बड़ी चीज है, मेरे हिसाब से क्यों फिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक कार में ऑटोनोमस वाली चीज भी बातें कर रहे हैं ना, इंडिया के अंदर ऑटोनोमस नहीं चलती। इंडिया के अंदर अगर कोई गाड़ी चला रहा है, उसको पता है कि इस लेन पे चलना है, हमारे यहाँ पे बंदा उस लेन को ऐसे निकल के ले जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम हाइपरलूप की बात करके चलते हैं, हाइपरलूप में क्या है, जमीन में गड्ढा करके एक टनल बनाया गया है जहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है, भौच करके गाड़ियां निकल रही है, 1000-1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चीजें ट्रेवल कर रही है। तो मतलब जो बात करी जा रही है, मुंबई से पुणे के बीच में बनाया जाएगा, कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा पूरा रास्ता ट्रेवल हो जाएगा। तो अगर ये चीजें बने ना, तो जो मेट्रो की बात करते हैं ना, ऐसा हाइपरलूप टनल बन सकता है हमारी इंडिया के नीचे। नुकसान अर्थक्वेक वाला सीन रह सकता है, पता नहीं मुझे, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं पता इस चीज़ के बारे में। अर्थक्वेक टाइप की चीज़ों पर शायद नुकसान हो सकता है, बाकी ये चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। बाकी सबसे ट्रैफिक सब मर जाएगा इसकी वजह से। अगली खबर सिलिकॉन वैली की है। बहुत सारी कंपनियां सिलिकॉन वैली से निकल रही है और इसका रीजन ये भी कहा जा रहा है कि वहां के जो कैलिफोर्निया के लॉज है वो अच्छे नहीं है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे पर्सनल टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, इस चक्कर में सीईओ वहां से निकलना चाहते हैं। तो भाई जो भी है, अब सिलिकॉन वैली शायद सिलिकॉन वैली नहीं रहेगी जो हम कहते हैं ना, वहां पे सारी की सारी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ तो पहले निकल गई है, कुछ और भी प्लान कर रही है बाहर निकलने के लिए। अगली खबर अमेज़न इंडिया की है। भाई अमेज़न इंडिया का जो ई कॉमर्स वाला डिवीजन है वो 5850 करोड़ के आसपास के लॉस के ऊपर है हर साल। मतलब इस साल उनका इतना है, पिछला साल थोड़ा कम था, इस साल बड़ा है। शायद ये वायरस के सिचुएशन के चक्कर में भी थोड़े खर्चे बढ़े हैं, पर इतना लॉस हुआ है इस कंपनी को। बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मुझे एक ई कॉमर्स कंपनी खड़ी करनी है, अमेज़न से कंपीट करना है, अमेज़न जैसी बनानी, ये करना है वो करना है, मैं कैसे कर सकता हूं? क्या एक साल का इतना बड़ा लॉस रिपोर्ट कर सकते हो आप? इस टाइम पे जो ई कॉमर्स का सिस्टम है ना, वो ये है, डिस्काउंट दो, कस्टमर एक्वायर करो, सस्ता बेचो, लॉस में बेचो, कस्टमर एक्वायर करो, जिसके चक्कर में CIIT हमेशा खड़ी हो जाती है, भाई ये गलत कर रहे हैं, ये लॉस के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, इतना जो लॉस हो रहा है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको हमारे बारे में पता है। अगर इस टाइम पे हम जैसा कंज्यूमर उनको चाहिए ना, तो हमको डिस्काउंट रेट के ऊपर दो, चाहे वो तुमको लॉस पड़े, हमको नहीं पड़ा। साथ में दूसरा लॉस का बड़ा रीजन है RTO मतलब रिवर्स। लोग बुला लेते हैं, सामान देखते हैं, मजा नहीं आया, वापसी कराओ। लोग कपड़े, किसी जमाने में मिंत्रा में वो ऑफर बंद कर दिए कपड़ों के ऊपर, किसी जमाने में मेरी जान पहचान वाले लोगों ने भी किया है। वो कपड़े ले लेते थे, मंगाते थे, पहनते थे, एक दिन डेट पे होके आए, फिर वापसी करा दिया। ऐसी चीजें चलती है हमारे देश के अंदर, और ये चलती थी। अब तो शायद बहुत सारी कंपनियों ने उसके ऊपर रूल बना दिए, फिर भी चल रही है बहुत जगहों पे। पर ऐसे ई कॉमर्स कंपनियां कैसे चलेगी? ऑल्दो ये जो सारी की सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये सब एग्रीगेटर्स है। ये मरता है, जो उसको नुकसान होता है वो सेलर होता है, सेलर को नुकसान होता है इस चीज के ऊपर। तो सेलर का सोच के अगर कोई माल मंगाते हो उसको ले लिया करो, उसको वापसी मत कराया करो, ऐसे कांड मत किया करो। अगर अमेज़न को लॉस हो रहा हो तो समझ में आता है, पर अगर सेलर को नुकसान हो रहा है तो गलत बात है। अगली खबर जिप लोन की है। जिप लोन को $2.6 मिलियन की फंडिंग मिली है। जिप लोन भाई लोन देता है, नाम से ही जैसे पता लग रहा है। अब
ऐप, डिजिटल ऐप के थ्रू देता है। और डिजिटल ऐप से एक और चीज़ है, हैदराबाद की जो पुलिस है उन्होंने गूगल को कहा है कि ये बहुत सारी ऐप्स है जो कि डिजिटली लोन दे रही है, और उस लोन के चक्कर में जब वो लोन लोग चुकाते नहीं है तो लोगों को हरास किया जा रहा है गंदे तरीके से। इससे पहले आरबीआई ने भी ये चीज़ बोली थी कि जितनी भी ये डिजिटल लोन देने वाली कंपनियां हैं इनको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये पैसा आ रहा है बैक्ड बाय कौन सा बैंक है, ये कहाँ से बैक होके सारा का सारा चल रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है इन चीज़ों में घपला भी चल रहा हो। और यहाँ पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि आपने किसी ऐप से लोन ले लिया, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी लिया हो, चाहे वहां पे मेरी पर्सनल फंडिंग से मैं लोन दे रहा हूं आपको, और आप उसको नहीं चुका रहे, आप कह रहे हो भाई मैं दिवालिया घोषित हो गया, तो क्या मेरा हक नहीं बनता मैं आपको बोलूं मेरे पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, उसके बाद आप जाके पुलिस को कहोगे कि भाई ये हरास कर रहा है। जनरल बताना जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स के अंदर। अगली खबर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी कह रहा है कि आने वाले टाइम में वो भी अपने जो डिलीवरी होती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर करेगा। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, पिछले महीने 35 लाख लोगों की नौकरी गई है, ये रिपोर्टेड आंकड़ा है, रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। अचानक ही एकदम राइज आया है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, और ये क्यों आया, मैंने बहुत टाइम पहले बोला था जब लॉकडाउन हुआ था ना, उस टाइम नौकरियां जा रही थी, मैंने कहा अभी ये कुछ नहीं है, अभी आंकड़ा आप देखना क्या होगा। देखो क्या हो रहा है, लॉजिकली समझो, जब लॉकडाउन हुआ ना तो बिजनेसेस ठीक थे, पहले उनको 10-15 दिन तो लगा चलो सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम झेल लेंगे। 1-1.5 महीने के बाद जब रेंट वगैरह वगैरह खर्चे आने शुरू हुए ना, तो उन्होंने एम्प्लॉयज की सैलरी काटनी शुरू करी और उनको कहा तुम घर से काम करो पर हम तुमको कम सैलरी देंगे। कई लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, कोई कंपनी ढंग से सर्वाइव नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनको पास क्लाइंटों का काम नहीं आ रहा था, तो उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। तो इस चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी उस टाइम पे। उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी खुलती चली गई, सब कुछ सबको लगा कि ठीक होता चला जाएगा। बिजनेसमैन को भी लगा कि यार ठीक है 6-8 महीने लॉस पे अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो मैं ऑपरेट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद मैं देखूंगा सब कुछ। पर अब लॉकडाउन खुल गया है, अभी भी उतनी डिमांड नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जितने लोगों के पास सेविंग थी वो सारी लॉकडाउन में उन्होंने उड़ा दी है। तो अब वो खर्चा कैसे करेंगे? अगर खर्चा नहीं करेंगे, स्पेंडिंग पावर नहीं हो उन लोगों के पास में, तो आगे डिमांड क्रिएट नहीं होगी। अगर आगे डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो जो कंपनी दुकान वाला होगा वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? एक साड़ी वाला बंदा बैठा है, वो लॉकडाउन के अंदर सोच के बैठा है लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलेगा तब देखूंगा। अब साड़ियों की दुकानें खुल चुकी है, अभी भी कोई नहीं घुस रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, या फिर सिचुएशन वायरस की भी मान के चलते हैं, पर उनके पास उतने पैसे नहीं है जो पहले ले सकते थे। तो इस चक्कर में उनके पास डिमांड नहीं है। पहले तो उन्होंने दिल बना लिया कि यार लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन नहीं है, अब उनको रियलाइजेशन आ रही है, वो निकाल रहे हैं। मैंने उस टाइम पे भी ये बात बोली थी, मार्च अप्रैल के टाइम पे जब ये आंकड़े आए थे कि बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है, तब भी मैंने ये वाली चीज़ बोली थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो अभी ये चीज़ हो रही है, और हो सकता है अभी 1-2 महीने तक भी यही आंकड़े आए। अगर ये वायरस बढ़ा, ये जिस तरीके से वायरस का पता लग रहा है, नया स्ट्रेन आ गया है, इंडिया के अंदर घुस गया है, कुछ बेवकूफ़ लोग भी है जो कि डिटेक्ट हुआ जिनका, और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो गायब है, मतलब गुम हो गए हैं। तो ऐसे लोग भी बैठे हैं मार्केट के अंदर। तो ये सिचुएशन लग रही है, जब स्टार्टिंग में वायरस आया था ना, तब भी ऐसी ऐसी खबरें आई थी। तो वही सेम सीन रिपीट होता हुआ दिख रहा है, और कहा जा रहा है वायरस ज़्यादा तेजी से भी फैल सकता है। अगर ये सब कुछ खबरें ठीक निकलती है और गलत काम हो जाता है तो अगला साल भी इस टाइप का रहेगा, और आप देखोगे स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि ये वायरस ना फैले, अब खत्म हो जाए यार, सब परेशान हो चुके हैं। अगली खबर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की है। उनके हिसाब से जो कमर्शियल व्हीकल की जो डिमांड है वो अभी आने वाले टाइम में भी धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम झटके में नहीं बढ़ेगी। जो 2 व्हीलर टाइप की चीजें है ना, उनकी डिमांड बढ़ी है, और वो बढ़ी इसलिए भी है क्योंकि ई कॉमर्स की डिमांड कम नहीं हुई है। ई कॉमर्स का काम बढ़ा है, डिलीवरी वाला काम बढ़ा है, इस चक्कर में उनको डिलीवरी करने के लिए बाइक शाइक तो चाहिए, इस चक्कर में हुआ है। प्लस बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनको लॉकडाउन के अंदर रियलाइजेशन आई कि भाई को 2 व्हीलर लेना है, उन्होंने ले लिया, क्योंकि भाई उनको ऑफिस जाना है, बहुत जगहों पे जाना है, इस चक्कर में 2 व्हीलर लिया है। और अगली खबर है जीएसटी की। गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला जिसके चक्कर में बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है, जहां पे कहा जा रहा है 1% जीएसटी देना पड़ेगा कैश की फॉर्म में। इस चक्कर में बहुत सारे बिजनेसेस को समझ नहीं आ रहा। आपके फोन को कुछ नहीं हुआ है, मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई है। अगली खबर बड़े बिजनेसेस के लिए है, उनको 1% जीएसटी इन कैश देना पड़ेगा। अभी एक नया रूल पास हुआ है और इसके चक्कर में बहुत बवाल चल रहा है। एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा, ये उन लोगों के लिए दिक्कत देगा जो साला मंथली 50 लाख रुपए से ऊपर की सेल करते हैं, जिनका इनपुट क्रेडिट 50 लाख से ऊपर का होता है, उनके लिए ये सारी चीजें। अगर आपने 50 लाख रुपए की सेल करी, उसके ऊपर टैक्स लगा 18%, और आपने
50 लाख रुपए की कोई आइटम खरीदी उसके ऊपर लगा, तो उन लोगों के लिए, अगर कोई छोटा व्यापारी है उसके लिए दिक्कत नहीं है। कहा क्या जा रहा है कि आप जितना भी ट्रांजेक्शन करोगे 99% इनपुट क्रेडिट ले सकते हो, 1% नहीं ले सकते। इनपुट क्रेडिट मैं बहुत बार बता चुका हूं, अगर हमने किसी बंदे को माल बेचा और किसी से माल खरीदा तो बीच में जो जीएसटी का डिफरेंस आता है ना, हम उसको क्रेडिट ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए की आइटम खरीदी जिसके ऊपर मैंने जीएसटी दी है, 50,000 रुपए की आइटम बेची जिसके ऊपर मैंने जीएसटी लिया है, तो 50,000 रुपए के ऊपर 18% लगा है और 1 लाख रुपए के ऊपर 18% लगा है, तो मुझे गवर्नमेंट से मिलेगा 50,000 का 18%, जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है। तो इसको कहते हैं इनपुट क्रेडिट। आई बटन में वीडियो देख लेना, जीएसटी के ऊपर मैंने वीडियो डिटेल में बना रखी है। साथ में एक और चीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, 18% जीएसटी लग सकता है बिटकॉइंस के ऊपर, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन के ऊपर। और अगर ये होगा तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, तकरीबन 7.5 से 8 हजार करोड़ का एनुअल फायदा हो सकता है। और जो लोग बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए नुकसान होगा, पर वैसे फायदा हो सकता है। अगली खबर दिलीप छाबड़िया जी की है। डीसी जो आपने सुना होगा, जो गाड़ियां मॉडिफाई करते हैं, उनके ऊपर केस हुआ है भाई फ्रॉड का, और उसके चक्कर में उनको जेल लेके गए हैं। तो देखते हैं, जब पूरी खबर निकल के आएगी तब मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। आएंगे आएंगे उई 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 उई। तो इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। तो भाई मेरा बच्चा मेरे साथ में ही है। आज मैं घर पे ही था, तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो जो मेरी वाइफ है वो अभी कुछ काम करने के लिए नीचे गई हुई है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। वो कहती है आप बाहर मत जाओ, ठंड है। तो मैं वीडियो तो बनाने का मन कर रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा चुल मच रही थी, तो मैंने कहा वीडियो बना लेता हूँ। वो मेरे पास रख के चली गई इसको। तो ये बच्चा मजे कर रहा है, वहीं है, इसको चाहिए अटेंशन, इसको चाहिए हमसे बात करे। तो दिखाऊं मैं आपको, दिखाता हूँ मैं। एंगे अब नहीं बोलेगा, कैमरा दिख गया आ गया, अब तो चुप बैठेगा ये। पहले एंगे एंगे एंगे। तो चलिए बाय।